हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि टू ओनली गवर्नमेंट जॉब होल्डर पीपल कैन गेट क्रेडिट कार्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब होल्डर वाले को ही क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूँ कि क्या कोई प्राइवेट जॉब होल्डर वाले बंदे को या फिर कोई बिजनेसमैन या फिर कोई स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड मिल सकता है या नहीं। इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इस टॉपिक के बारे में फुल्ली आसान लैंग्वेज यानी इजी लैंग्वेज में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आप जान जाओगे कि क्रेडिट कार्ड को इशू करना कितना ज़्यादा आसान है, क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिलता है, आप क्रेडिट कार्ड बिना मांगे आपको क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है। मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्रेडिट कार्ड पाना कितना ज़्यादा आसान है। और आप किसी के बातों में ना आए कि क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत हार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत आसान होता है। बस आप नॉलेज पे जाएं और सीक्वेंस यानी सिस्टम को फॉलो करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मुख्य बातें यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बैंकों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे क्रेडिट कार्ड अगर आपको पाना है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं HDFC बैंक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो इसके बारे में आप ध्यान से सुनना। और मैंने HDFC क्यों बोला, क्योंकि HDFC बैंक से क्रेडिट कार्ड पाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और यहाँ पर वन बाय वन मैं सभी बैंकों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए पहले मैं बैंक के बारे में डिस्कस कर देता हूँ और उसी के मुताबिक मैं बताऊँगा कि आपको क्रेडिट कार्ड कैसे मिलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ HDFC बैंक के बारे में। जैसा कि मैं बता दूँ, करंटली आप देखो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है HDFC बैंक का, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में आता है। आप देख सकते हो यहाँ पर 6,17,499 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन साइज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इवन मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये स्टेट बैंक यानी PSU पब्लिक सेक्टर बैंक से भी इसका मार्केट साइज ज़्यादा है। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है दोस्तों, लेकिन इस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन साइज आप देखो तो सारे PSU बैंक को टक्कर देने वाला ये बैंक है। तो प्राइवेट बैंक को कभी कम मत समझना। और इसके बारे में मैं मुख्य चर्चा यह भी कर दूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके जो ब्रांचेस हैं 5,103 ब्रांचेस हैं और ATM कार्ड, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर देख सकते हो, ऑलरेडी मौजूद है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसका जो NPA ग्रॉस NPA कितना है 1.36%। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि क्रॉस NPA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, अब घबराना नहीं है, ये वर्ड सुन के घबराना नहीं है। बैंक वाले बंदे हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन अब आप भी जान जाओगे। तो समझिए ध्यान से, नन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, एग्जाम्पल देकर के मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। नन परफॉर्मिंग एसेट्स, देखिए नन परफॉर्मिंग एसेट्स एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ये सपोज एक बैंक है और इस बैंक ने किसी भी कंपनी को लोन दे रखा है। क्या दे रखा है? लोन दे रखा है, कोई लंबा चौड़ा लोन दे रखा है। और समय आने पर ये जो कंपनी है इस बैंक को लोन नहीं दे रहा है। मतलब जब कोई बैंक आपको लोन देता है तो समय आने पर आपको इंटरेस्ट के साथ उसके लोन को वापस लौटाना पड़ता है। तो सपोज कीजिए कि ये लोन को वापस नहीं दे रहा है और यहाँ पर एक तरह से आप मान सकते हो कि 90 डेज का ग्रेस पीरियड लगाया जाता है इस कंपनी के ऊपर कि आप हमारे पैसे को वापस कर दो। लेकिन फिर भी अगर ये कंपनी जो है इस बैंक को लोन के साथ यानी लोन प्लस इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस नहीं करता है तो वो बन जाता है नन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, अब इस बैंक का पैसा वापस तो नहीं आया, तो अगर पैसा वापस आ जाता तो वो कहलाता एसेट्स, लेकिन पैसा वापस ही नहीं आया तो वो कहलाएगा नन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, किसी बैंक के लिए जो कैश होता है वो एसेट्स होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई थिंक आपने समझ लिया। तो
देखिए, किसी भी बैंक का अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जितना कम रहेगा, वो बैंक का कैपिटलाइजेशन साइज उतना ज़्यादा रहेगा और उसका प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा रहने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जितना ज़्यादा कम रहे। अब इसके आगे मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईसीआईसीआई बैंक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक का जो कैपिटलाइजेशन साइज सेकंड नंबर पे आता है। ये भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसका भी जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई के महाराष्ट्र में है। आप जैसा देख सकते हो स्क्रीन पर, मुंबई के महाराष्ट्र में, और ये 16 कंट्रीज में ऑलरेडी मौजूद है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए, चाइना, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, सिंगापुर, बहरीन। और इसका जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? एचडीएफसी बैंक से। तो आप कह सकते हो कि इसकी हालात जो है अभी ख़राब है, यानी इसने भी बहुत सारी कंपनियों को लोन दे रखा होगा और बहुत सारी कंपनियों ने इसके पैसे को वापस नहीं लौटाया होगा, जिसके चलते इसका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बढ़ गया। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये एचडीएफसी बैंक, आप देख सकते हो साइज में भी बहुत बड़ा और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी बहुत छोटा। तो ये तो छोटा होना भी चाहिए। और आईसीआईसीआई बैंक भी कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। वैसे इसका साइज भी आप देख सकते हो, बस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में ये मार खा जाता है। आइए हम कुछ और बैंकों के बारे में चर्चा कर लें। कोटक महिंद्रा बैंक अभी बहुत चर्चे में है और बहुतों को फ़ोन पर अगर आप ऑनलाइन इसका अकाउंट खोल देते हो गलती से, इवन आप सपोज करो पैसा नहीं भी रखते हो अकाउंट में, तो क्या होगा? वो आपको कॉल करेंगे कि क्रेडिट कार्ड ले लो, वो ले लो, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो ये भी अपने तरह से बहुत कोशिश कर रहे हैं और ये थर्ड लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। आप देख सकते हो फिगर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, 2,83,464 करोड़। और इसका एनपीए वैल्यू भी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कम है, लगभग आप कह सकते हो एचडीएफसी बैंक के बराबर। और मैंने आपको बताया कि जिसका भी एनपीए साइज कम रहेगा, उस बैंक का साइज यानी मार्केट साइज उतना ही ज़्यादा रहने वाला है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ये लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है इंडिया का। सारे इंडियन समझते होंगे इस बात को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका भी जो हेड क्वार्टर जो है कहाँ पर है? मुंबई में है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो ब्रांचेस है 22,010 ब्रांचेस है। हाँ, यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन साइज की अगर बात कर लें तो वो 2,60,331 करोड़ है। ये जो रैंकिंग आप देख रहे हो 1 2 3 4 जो मैं बता रहा हूँ वो कैपिटलाइजेशन साइज के हिसाब से ही बता रहा हूँ, है ना। और इसका एनपीए साइज आप देख सकते हो, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि जो पीएसयू बैंक होता है यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, जितने भी जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर सेंट्रल बैंक, ये जितने भी बैंक का नाम मैं बता रहा हूँ ये पीएसयू बैंक है। तो आप देख सकते हो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक से इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितना ज़्यादा ख़राब है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एनपीए जितना बड़ा होगा उस बैंक के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन साइज का खतरा उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि 7.73% इसका जो लोन है वापस नहीं आया। इसने भी बहुत सारी कंपनियों को लोन दे रखा होगा और इसका पैसा वापस नहीं आया, जिसके कारण एनपीए का जो फिगर है, नंबर है, वो बढ़ गया। राइट दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक के बारे में। देखिए, मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला था, लेकिन उस चीज़ को बताने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बेसिक नॉलेज दे दूँ, जो कि कोई भी नॉलेज आपके लिए ख़राब नहीं होगा। तो आप जान लीजिए, मैं यहाँ पर बैंक के बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन साइज अगर एक्सिस बैंक की करें तो आप देख सकते हो ऑलरेडी मौजूद हैं और एनपीए जो है इसका 5.25% है, जो कि स्टेट बैंक से थोड़ा सा ही कम है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लें इंडसइंड बैंक का। तो इंडसइंड बैंक का अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन साइज जो है 96,912। एनपीए, अब मैं बार बार सभी का एनपीए नहीं लूँगा, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि एचडीएफसी और आईसीआई ये टॉप रैंकिंग में है। इवन मैं बात कर लूँ उसमें से सबसे बेस्ट जो है एचडीएफसी बैंक है। अब हम यहाँ पर बात कर ले एक यस बैंक के बारे में भी। यस बैंक जैसे कि देख सकते हो ये सेवन्थ कैपिटलाइजेशन के साइज के हिसाब से है, जो इसका रैंकिंग है 7th है। जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो 34,575। आप
आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम जो यहाँ पर बैंक आ रही है टॉप रैंकिंग में वो प्राइवेट सेक्टर बैंक ही है। तो कोई बंदा प्राइवेट वाले को कम ना समझें, ठीक है। अब आगे यहाँ बात करते हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले थे मेन इशू जो कि क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले थे। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसे मैंने कि आपको ऑलरेडी बता दिया, इसके बारे में और भी कुछ आप जान लीजिए। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेट एनपीए और एक होते हैं ग्रॉस एनपीए। तो अब ये दोनों में अंतर क्या है वो भी समझा दो। देखिए ग्रॉस एनपीए मतलब ये टोटल होता है। मैंने जितना भी आंकड़ा आपको बताया एनपीए का वो ग्रॉस के हिसाब से बताया। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ग्रॉस एनपीए अगर 10% है तो वहाँ पर सभी बैंक नेट एनपीए भी रखते हैं, सभी बैंक जो है वहाँ पर नेट एनपीए भी रखते हैं। तो नेट एनपीए सपोज कीजिए वो 7% रख सकते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर लोन देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारा लोन का रिकवरी हो ही जाए। तो वो क्या करते हैं कि नेट एनपीए रखते हैं और 10% 7% का एक रेंज लेते हैं और इसी में से माइनस करते हैं, तो ये निकल के आता है 3%। मैं फिर से बता दूं, जैसे कि 10% ग्रॉस रखते हैं और 7% नेट रखते हैं और इसमें से अगर आप माइनस कर दो ये 3% निकल के आते हैं। और ये 3% जो कैश है तो बैंक सोचती है कि मैं इसको अपने ही पैसे से इसको मेंटेन कर दूंगा, क्योंकि 3% कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो इसी के वजह से यहाँ पर नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए रखना पड़ता है। अब हम यह बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा क्रेडिट कार्ड आप कैसे पा सकते हो। देखिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब ही हो, इवन आप प्राइवेट जॉब में भी हो तो आपको क्रेडिट कार्ड 100% मिल सकता है। अगर आप बिजनेसमैन भी हो और जॉब नहीं भी करते हो तब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इवन मैं आपको यह भी बता दूँ, अगर आप जॉब नहीं भी करते हो और बिजनेस नहीं भी करते हो, आप स्टूडेंट हो, सिंपल स्टूडेंट हो, तब भी आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और वो मौका कौन देता है? वो मौका देता है HDFC बैंक। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने पहले ही बता दिया था, HDFC बैंक का कैपिटलाइजेशन साइज कितना ज़्यादा है और ये पूरे इंडिया में फैला हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी दे रहा है और इसी के चलते इसका कैपिटलाइजेशन साइज जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप कभी दिमाग लगा के सोचो कि आखिर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन साइज इतना ज़्यादा क्यों भागा? क्योंकि इस बैंक ने दिमाग लगाया, ठीक है। ऐसा भी नहीं कह सकते हो कि बाकी अदर बैंक दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बट वो स्ट्रेटजी को आप कह सकते हो बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ आपको यहाँ पर बातें बता देना चाहता हूँ कि सपोज अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा कैसे। देखिए क्रेडिट कार्ड मिलने के लिए आपको HDFC का सेविंग अकाउंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से किसी भी बैंक में जाकर या ऑनलाइन आप यहाँ पर अकाउंट को खुलवा सकते हो। और अकाउंट खुलवाने के बाद यहाँ पर भी 3 प्रोसेस हैं। अब डिपेंड करता है कि वो आप किस एरिया में बैंक को खुलवा रहे हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा बात बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझना। इसके देखिए अकाउंट मेंटेनेंस करने के लिए 3 प्रोसेस हैं और यही 3 प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। मे भी हो सकता है यहाँ 4 प्रोसेस भी चला जाए, लेकिन मुख्य जो चीज़ें मुझे अभी पता चला है वो लगभग 3 ही है। देखिए यहाँ पर आपको अकाउंट में, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी जगह है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोई भी बड़ी जगह या कॉमर्शियल एरिया के पास अगर वो बैंक का ब्रांच है, किस बैंक का ब्रांच है? HDFC बैंक का ब्रांच है। वहाँ पर अगर आप खाता खुलवाते हो तो आपको कम से कम अकाउंट में 10,000 रुपये रखने होते हैं। 10,000 रुपये रखने होते हैं। और ऐसा नहीं कि जब आपने सेविंग अकाउंट खुलवा लिया तो तुरंत उसी वक्त आप 10,000 रख दो, नहीं, ऐसा नहीं। 2-3 दिन टाइम लो और आप आराम से उसको उस अकाउंट में फिलअप कर लो, यानी डिपॉजिट कर लो। बैंक के हिसाब से कहें, यानी बैंक के लैंग्वेज में कहें तो आप 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर लो अपने अकाउंट में। ये कॉमर्शियल एरिया के हिसाब से बताया। अगर आप मान लो कि कोई मिडिल एरिया में अगर मान लो उस बैंक का ब्रांच है, मिडिल एरिया जैसे कोई सोसाइटी में ही हो गया, ठीक है, वो जगह तो बड़ा ही है लेकिन मिडिल एरिया कोई सोसाइटी में ही बैंक का ब्रांच है, तो वहाँ पर आपको ये लिमिट जो है घटा करके दे दी जाती है 5,000। अब 5,000 भी आप यहाँ पर रख सकते हो डिपॉजिट, और ये रखना पड़ता है। अगर आप ये नहीं रखोगे तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल ही नहीं सकता। तो ये कंडीशन, ये शर्त को आपको फॉलो करना होता है।
25,000 का भी यहाँ पर लिमिट है। 25,000 आप कहाँ पर ये लिमिट मिलेगा, ये मिलेंगे आपको जैसे विलेजेस के आसपास। विलेजेस ये बहुत छोटे टाउन्स के आसपास अगर किसी बैंक का अगर ब्रांच है तो यहाँ पर आप 25,000 से भी काम चला सकते हो। 25,000 भी है तो भी आप क्रेडिट कार्ड पा सकते हो। लेकिन 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 यहाँ पर इतना आसान भी नहीं है कि सिर्फ आपने 2500 रुपये रख लिया और आपको मिल जाएंगे। ये 2500 रुपये आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। सपोज दैट अगर 10,000 रुपये आपके अकाउंट में है और सपोज दैट वो विलेज के ब्रांच में ही आपने अकाउंट खुलवाया, अब 2500 का लिमिट तो आपको रखने ही रखने हैं। तो सपोज कीजिए कि आप खर्च हैं, डेली नीडेड जो आपके खर्चे हैं, तो वो तो अच्छी बात है, खर्च तो होंगे, आप खर्च करो। वो तो बैंक को प्रूफ चाहिए भी होता है कि आप कितने खर्च कर रहे हो, तो आप दिखा देना। लेकिन आपका बैलेंस जो है 25,000 से नीचे नहीं गिरना चाहिए किसी हाल में। अगर 5,000 वाले में ब्रांच में खुलवाए हो तो ये 5,000 से नीचे नहीं गिरना चाहिए, और 10,000 वाले में खुलवाए हो तो 10,000 से नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तीसरे नंबर का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, तो 2500 से नीचे नहीं गिरना चाहिए लगातार। अगर मान लो 1-2 दिन खाली हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना बैंक माफ़ कर देती है। लेकिन ये जो है आपका 2500 मेंटेन होना ही होना चाहिए, क्योंकि बैंक सभी चीज़ों को नोटिस करती है कि आप बैंक में, आप अपने अकाउंट में कितना पैसा आपने डिपॉजिट कर रखा है। और हाँ, सिर्फ डिपॉजिट लंबे करने से भी आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं मिल जाएगा, और भी शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करो, छोटे बड़े, जैसे दूध ला रहे हो या फिर अंडे खरीद रहे हो या फिर कोई भी कॉपी किताब खरीद रहे हो या फिर फीस जमा कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहे हो, तो आपको HDFC बैंक के ही खाते से करने होंगे। ये बात आपको ध्यान देना है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो आपको HDFC बैंक के खाते से ही यहाँ पर डिपॉजिट करने होंगे, और ये ट्रांजैक्शन जो है आपका लंबा जाना चाहिए। तो ध्यान रहे कि अगर आपका मान लीजिए SBI बैंक में भी खाते हैं, ICICI में हैं, तो सबको रोक कर यहाँ पर HDFC से ही काम चलाएं, और कोशिश करें कि जो आपका ट्रांजैक्शन हो थोड़ा सा बड़ा हो। बड़ा हो कहने का मतलब एटलीस्ट 1000 या 500 का भी होना ही होना चाहिए, और लंबे समय के लिए। एटलीस्ट बैंक यहाँ पर इंतज़ार करती है लगभग आप कह सकते हो 6 मंथ्स to 5 मंथ्स कि क्या आप ट्रांजैक्शन HDFC बैंक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो सब चीज़ वो देखती रहती है। कितना आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट को ख़रीदा है या नहीं खरीदा है, उनको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, बस उनको पेमेंट से मतलब है। कितना आप डेबिट कर रहे हो, कितना क्रेडिट कर रहे हो, तो बस उनको मतलब सिर्फ उसी चीज़ से है। और यहाँ पर वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है, वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पर वो सिविल स्कोर भी वो आपके देखते हैं कि कैसा है, कि कोई कर्ज या लोन में आप पहले से फंसे हो कि नहीं। अगर सिविल स्कोर मान लीजिए कि 700 या 750 से कम है तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा सिविल स्कोर है तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो सिविल स्कोर अगर अच्छा रखना है तो सारे लोन को पेड कर दो सारे लोन को। हाँ, अब ये सिविल स्कोर भी अच्छा है और साथ ही साथ आपने ट्रांजैक्शन भी कर रहे हो बढ़िया 5-6 तक, तो वो बैंक आपको खुद ही ऑफ़र देंगे। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बैंक वाले आपको खुद ही ऑफ़र करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड इशू करना चाहते हो, आपके लिए ऑफ़र है। तो बस वो चीज़ आपके लिए आसान बन गया, बस आपको यस कहना है और आपके एड्रेस पर जो मेलिंग एड्रेस है वहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर सपोज करो कि ऑफ़र लंबे समय तक नहीं आ रहे हैं तो क्या करें, तो उसका भी रास्ता है। आप ITR प्रूफ दिखा सकते हो। यहाँ पर ITR प्रूफ जो भी कोई भी इनकम, ऐसा नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो तो उसी का इनकम, कोई भी इनकम दिखाओ कि मैं इस इनकम के तहत मैं इतना पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, मेरे पास इतना मंथली इनकम आ रहा है, चाहे जहाँ से भी आ रहा है, बस आपको ये ITR प्रूफ दिखाने होते हैं। तो इसके तहत भी आप पा सकते हो। अब इसके साथ ही साथ मैं आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज बता देता हूँ। जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में मैंने बताया कि जब कोई बैंक का कोई लोन बढ़ जाता है तो वो बन जाता है उसके लिए NPA, वो बन जाता है NPA। एक्स्ट्रा नॉलेज है दोस्तों जो कि आपको जानना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बैंक है और ये जो कंपनी है जिसको उसने लोन दे रखा था, ठीक है, लोन किसने दिया था, बैंक ने दिया था लंबे समय के लिए, और 90 डेज का ग्रेस पीरियड होता है, कितना दिन में आप दे दो, फिर भी ये नहीं देता है तो इस बैंक के लिए ये बन जाता है क्या, NPA। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसका पैसा ना मिलेगा तो क्या होगा। अब नहीं मिलेगा तो बैंक के लिए लॉस ही होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक संस्था आती है, उस संस्था का नाम है NARCL। तो बैंक चाहे तो NARCL के तहत
वो हेल्प ले सकती है कि आप मेरे पैसे को वापस करवा दें, जो कि मैंने बहुत सारे कंपनियों को पैसा दे रखा है, उन्होंने हमारा पैसा वापस नहीं लौटाया, जो हमारा एनपी है वो वापस नहीं कर रहे हैं। तो NARCL यहाँ मदद करती है। लेकिन ये NARCL का फुल फॉर्म मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसेट्स, नेशनल 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 एसेट्स नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट का संस्था है, आप गवर्नमेंट का संस्था समझ सकते हो। ये क्या करती है, लोन को रिकवरी करवाने में हेल्प करती है। तो बैंक के तरफ से अगर लोन को रिकवरी करवाना है तो ये NARCL या नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करवाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भी एक कंडीशन देते हैं कि सपोज दैट अगर मैं आपका पैसा वापस लौटाता हूँ, सपोज दैट यहाँ पर बैंक के पास बहुत, ये जो NPA है, लोन जो है 1000 करोड़ का है, ठीक है, कितना का है, 1000 करोड़ का है। ये पैसा अभी तक उसको वापस नहीं मिला। तो NARCL यहाँ पर उसे कहता है बैंक को कि मैं यहाँ पर जो है तुम्हें अपनी तरफ से इस पैसे का 15%, इस पैसे का 15%, ध्यान समझना आप। NARCL कहता है कि मैं इस पैसे का 1000 करोड़ का 15% मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग पैसा है वो हमारा होगा, ठीक है, ये शर्त है। तो अब जिस बैंक को ये शर्त को मानता है तो अच्छी बात है, वो 15% रख लेगा, 15% नुकसान होने से रख लेगा, और लेकिन बाकी जो फ़ायदा है वो किसे जाता है, वो जाता है सरकार को। अब जैसे कैलकुलेशन लगा लो, यहाँ पर 15% अगर आप लगाओगे तो ये कितना आ रहा है, 150 करोड़। तो इतना 150 करोड़ के लॉस से ये बैंक जो है बच जाएगा। अब बाकी जो पैसा है यानी आप कह सकते हो 1000, ठीक है, पैसा कितना था 1000 करोड़ में, अगर आप यहाँ 150 करोड़ को माइनस कर देते हो, ठीक है, तो ये आते हैं 850 करोड़। ये कौन रखेगा, ये रखेगा NARCL, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ मुख्य बातें और बता दूँ। HDFC में अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट खोला है तो मैंने आपको बताया कि सभी रीजन में आपके हिसाब से आपको मेंटेनेंस करने पड़ते हैं, 10,000, 5,000 एंड 2,500 के हिसाब से। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि HDFC क्रेडिट कार्ड भी बहुत तरीके का होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लें, प्लेटिनम का, कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं वो प्लेटिनम का होता है, एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा टाइम पॉइंट का होता है, और एक आप ले लें तो वो रुपए का होता है। किसका होता है, रुपए का होता है। तो इस पे भी आपको, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, ये क्रेडिट कार्ड का नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली किसका, डेबिट कार्ड का। तो यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस भरने होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान देना होता है। तो मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पर आपको भरने होते हैं। तो प्लैटिनम डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर जो अगर मान लीजिए तो मेंटेनेंस चार्जेस 750 प्लस 18% GST। अगर आपके पास टाइम पॉइंट का है तो 650 प्लस 18% GST। अगर आपके पास रुपए का है यानी इंडियन, तो आपको यहाँ पर 200 प्लस समथिंग GST भरने पड़ते हैं। लगभग ये 216 आते हैं, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस चार्ज आपको देने पड़ते हैं। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डेबिट कार्ड का, तो इसलिए ध्यान से आप कोशिश करें कि किसी छोटी जगह पे ही बैंक अकाउंट खुलवाएं, और अपने कार्ड को जो है कोशिश करें कि रुपए में ही रखें, ताकि आपका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो कम रहे, और साथ ही साथ अपने ट्रांजैक्शन को बरकरार रखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नॉलेज समझ में आया होगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।